सो स्टूडेंट्स हमने जो है फर्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल था वो क्या था। फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा अबाउट माइक्रोस्कोपिक स्टडी थी। माइक्रोस्कोप को हमने स्टडी किया कि कैसे वर्क होता है, ठीक है, क्या क्या इसके माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग। सेकेंड सीरीज ऑफ हमारा जो सेकेंड सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल था जिसमें हमने क्या किया था कि हमने जो है डिफरेंट स्टेनिंग मेथड्स पढ़े थे कि आप बैक्टीरियल सेल को कैसे स्टेन करोगे, कैप्सूल आ जाएगा तो कैप्सूल को कैसे स्टेन करोगे, स्पोर्स आ जाएंगे उसको विजुअलाइज करने के लिए आप कौन कौन से एजेंट्स यूज करोगे, क्या स्टेनिंग मेथड्स है। अब जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल्स है वो ये होगा कि हम इफेक्ट ऑफ डिफरेंट और केमिकल एंड फिजिकल एजेंट को जो है हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट करता है और उसको डीनेचर कर देता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बाय मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट जो है एक फिजिकल एजेंट है जिसको जो कि यूज किया जाता है फॉर stop the growth of microorganism, to kill the microorganism। अच्छा जी, तो ये जो सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल है इसमें हम डिफरेंट फिजिकल एजेंट्स को जो है स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से ये जो है किलिंग इफेक्ट देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सो ये स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बाय मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में आपके पास क्या क्या आ जाता है? पेस्चराइजेशन आ जाती है, बॉइलिंग आ जाती है और ऑटोक्लेविंग आ जाती है। Bacteria have been discovered in habitat ranging from -10 to more than 110। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ग्रो हो सकते हैं टू अप टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं और हर तरह की हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वाटर हो या जो है सॉइल हो, एयर हो, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। No single species occupies more than a small portion of the vast range. Such species is characterized at minimum, maximum and optimum temperature. They are collectively called a cardinal temperature। ठीक है, सब ऑर्गेनिजम्स जो हमने यहाँ पर एक रेंज बना दी -10 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक की, इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं और सबकी जो रेंज होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, फिर तीन मेजर रेंजेस होंगी जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव कर सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर में हाईएस्ट ग्रोथ होगी, मिनिमम टेम्परेचर में लो ग्रोथ होगी और मैक्सिमम, जितना ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा ऑर्गेनिज्म किल हो सकता है। तो ये सब मिला के कलेक्टिवली कार्डिनल टेम्परेचर कहलाएंगे। Organism will not be allowed to survive below minimum or maximum temperature. Optimum temperature is the suitable temperature for growth of organism at highest rate. Any process that completely remove or destroy living organism or their product in any object is called the sterilization। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद या उसका कोई प्रोडक्ट यानी उसका स्पोर वो बना रहा था या वो कोई टॉक्सिन बना रहा था या वो कोई एंजाइम बना रहा था, उसकी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो रही है, किलिंग हो रही है, तो वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस में आ जाता है। ऑब्जेक्ट दैट इज सेड टू बी स्टरलाइज। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर से आप बैक्टीरियल सेल रिमूव कर रहे हो, किल कर रहे हो बैक्टीरियल सेल को, उस इक्विपमेंट को आप क्या कह दोगे कि ये स्टरलाइज हो गया है। द मोस्ट ऑब्जेक्ट हीटिंग इज considered an extremely effective and practical method of sterilization. Both dry heat and moist heat are effective. However, moist heat, which cause coagulation of protein, kills cells more rapidly at low temperature than the dry heat। ठीक है,
वैसे तो ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट दोनों ही स्टरलाइजेशन के काम आती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन, जो अगर हम मॉइस्ट हीट जब यूज करते हैं तो मॉइस्ट हीट क्या इफेक्ट देती है, प्रोटीन कोआगुलेशन दे देती है। ठीक है, प्रोटीन कोआगुलेशन होती है तो वो सेल को डैमेज करती है, सेल किलिंग की तरफ चला जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मॉइस्ट हीट जो है उसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है देन द ड्राई हीट, और लो टाइम में जो है मॉइस्ट हीट ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू ड्राई हीट। ड्राई हीट में ज़्यादा टाइम लगता है। ड्राई हीट kills the organisms by oxidation of cell components which take place much longer at high temperature to kill microorganism. Different organism require different temperature and exposure of time for their destruction. एक ये भी फैक्ट है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट टाइम ऑफ एक्सपोजर चाहिए होता है फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन। जैसे बैक्टीरिया और स्पोर की बात की जाए तो बैक्टीरिया जो है कम टेम्परेचर पे भी किल हो जाता है, लेकिन स्पोर को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है किलिंग के लिए। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ऑर्गेनिज्म स्पीशी आर किल्ड इन 10 मिनट्स इज कॉल्ड द थर्मल टेम्परेचर। यानी वो टेम्परेचर जिसमें, वो खास टेम्परेचर जिसमें बैक्टीरियल किलिंग हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो रही है, वो टेम्परेचर कहलाता है थर्मल डेथ टेम्परेचर। Length of the time required to kill all organisms, certain type of particular temperature is the thermal time, death time. अच्छा जी, ये फिर आ जाता है। It has been observed that spore bacterial origin require much higher time for complete destruction as compared to vegetative cells or sporangia. It concludes that spores are more resistant to heat than the vegetative cells producing themselves. ठीक है, अगेन ये वही बात की जा रही है कि बैक्टीरियल, अगर स्पोर्स की बात की जाए, दे आर मोर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है उनका, तो उनके लिए जो है ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा टाइम दिया जाता है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव और लाइव सेल्स। Thermal stability of spores has been associated with a unique complex calcium डिपिकोलिनेट। ठीक है, डिपिकोलिनेट जो होता है ये स्पोर के अंदर एक खास लेयर होती है कैल्शियम डिपिकोलिनेट, जो कि कहा जाता है कि इस लेयर की वजह से जो है, जो बैक्टीरियल स्पोर होता है वो हीट रेजिस्टेंट हो जाता है। जब वो हीट रेजिस्टेंट हो जाएगा, हीट से उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, इस लेयर की वजह से जो है हीट रेजिस्टेंट हो जाता है स्पोर, और उसकी किलिंग मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो हमें फिर ज्यादा टेम्परेचर देना होता है और ज्यादा टाइम के लिए टेम्परेचर देना है। प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली इन स्पोर कोट। Interestingly, it is a complex which is absent in vegetative cell. ये जो कैल्शियम डिपिकोलिनेट होता है, ये वेजिटेटिव सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ स्पोर्स में प्रेजेंट होता है। तो ज्यादातर जो है जब हीटिंग इफेक्ट दिया जा रहा होता है, तो ये जो लेयर होती है कैल्शियम डिपिकोलिनेट की लेयर, ये काफी हद तक जो है, काफी टाइम तक जो है प्रोटेक्ट करती है स्पोर को, ताकि स्पोर किल ना हो सके। लेकिन फिर जब ज्यादा टेम्परेचर दिया जा रहा है या ज्यादा उसको जो है टाइम के लिए दिया जा रहा होता है, तो फिर ये लेयर भी जो है कुछ नहीं कर पाती और स्पोर की किलिंग हो जाती है। एज ए जनरल रूल, बैक्टीरियल स्पोर्स रिक्वायर 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर डिस्ट्रक्शन, whereas vegetative cells are killed at the temperature of 60 to 70 in 10 minutes. ठीक है, जो लाइव सेल्स होते हैं वो 60 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर किल हो जाते हैं 10 मिनट्स के अंदर अंदर, लेकिन स्पोर्स को किल करने के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड देना चाहिए। 100 से 120 121 तक भी जा सकता है। परफेक्ट स्टरलाइजेशन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय 15 मिनट्स एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड विद मॉइस्ट हीट। अगर आपने जो है बैक्टीरियल सेल्स भी किल करने हैं, स्पोर्स भी किल करने हैं, तो आप एक ही दफा में जो है उसको 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दो, प्लस उसको 15 मिनट्स का टाइम दे दो, तो उस 15 मिनट्स के अंदर जो है कंप्लीट किलिंग ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म हो जाएगी।
अगर ड्राई हीट आप यूज कर रहे हो तो ड्राई हीट में आपको 120 160 डिग्री सेंटीग्रेड देना होगा, 160 से 180 तक जा सकता है, और टाइम जो है फिर ज्यादा लगेगा, इट वुड बी 90 मिनट्स टू 3 आवर्स। ठीक है, बाकी ये सब रहने दो। फिर आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल पे। नीड क्या क्या है, आपको एक बैक्टीरियल कल्चर चाहिए होगा। ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर यहाँ इकोलाई लिया हुआ है और एक बैसिलस का कल्चर लिया हुआ है। दूसरा इन्होंने जो है मीडियम लिया हुआ है। मीडियम जो इन्होंने लिया है, एगार मीडिया नहीं लिया है, इन्होंने ब्रॉथ मीडिया लिया है। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया ही लिया है। न्यूट्रिएंट मीडिया का आपको याद हो तो वो जनरल पर्पस मीडिया होता है, उसमें हर तरह के ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं। तो इकोलाई और जो बैसिलस है वो न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो हो जाएगा। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इन्होंने लिए दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो है इन्होंने मीडिया लिया है। उसकी 10 ट्यूब्स ली हैं, हर ट्यूब में 5 ml ब्रॉथ प्रेजेंट है। इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज किए इन्होंने, पाइपेट्स यूज किया है, फोटो कैलोरीमीटर यूज किया है, और ग्लास मार्कर फॉर मार्किंग ऑफ ट्यूब्स, वाटर बाथ एंड बंसन बर्नर। ठीक है, फिर आ जाते हैं वाटर बाथ क्या होता है। वाटर बाथ भी जो है वाटर बाथ भी एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप जो हो अपनी ट्यूब्स को रख सकते हो। ठीक है, प्लस उसमें क्या होता है कि वाटर प्रेजेंट होता है और साथ साथ ट्यूब्स शेक हो रही होती हैं, और वो जो वाटर होता है उसको एक खास टेम्परेचर दिया गया होता है, लाइक बॉइलिंग टेम्परेचर पे रखा गया होता है, तो वो यूज होता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। स्टरलाइजेशन के ज्यादा काम आता है, या फिर हम बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए भी जो है वाटर बाथ यूज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हम जो वाटर बाथ यूज कर रहे हैं वो स्टरलाइजेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सेट द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आप वाटर बाथ यूज करें वो एक मतलब इक्विपमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी ट्यूब्स को रख देते हो और वाटर का उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, और उसको हाँ आप टेम्परेचर सेट कर दोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपने जो है उस इक्विपमेंट का टेम्परेचर सेट कर दिया। ट्रांसफर 1 ml ऑफ इकोलाई कल्चर इन द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। आपने जो 10 ट्यूब्स ली थी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की, ठीक है, उसमें से 5 ट्यूब्स आप जो हो क्या नाम है, उन 5 ट्यूब्स में आप इकोलाई का कल्चर रख दो, 5 ट्यूब्स में जो है आप बैक्टीरियल कल्चर रख दो। और बैक्टीरियल इकोलाई का कल्चर आपने कितना लिया, 0.1 ml जो है इकोलाई का कल्चर लिया और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में डाल दी। लेबल द ट्यूब विद द नेम एंड कंट्रोल, और एक ट्यूब आपने रखनी है एज अ कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल वाली जो ट्यूब होगी उसको आप वाटर बाथ में नहीं रखोगे। इसी तरह से आपने बैसिलस का कल्चर लिया, उसका भी 0.1 ml जो है कल्चर लोगे और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में मिक्स कर दोगे। 5 ट्यूब्स है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की, पांचों में जो है आप रख दो। अब ये 5 ट्यूब्स हमने क्यों लिए, अभी हम फॉर एग्जांपल 5 ट्यूब्स ऑफ इकोलाई की बात करते हैं। हमने क्या किया, 5 ट्यूब्स ऑफ इकोलाई ली। ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ली, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की 5 ट्यूब्स हैं, उनमें हम सब में हमने क्या किया, इकोलाई का कल्चर रख दिया 5 ट्यूब में। एक ट्यूब को हम नाम दे देंगे कंट्रोल का, ग्लास मार्कर से ट्यूब के ऊपर कंट्रोल का सी लिख दोगे। ठीक है, तो वो ट्यूब जो है आप वाटर बाथ में नहीं डालोगे। लेबल ईच सेट ऑफ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ट्यूब इन ईच विद 10, 25, 35 एंड 45। ठीक है, एक ट्यूब पर आपने क्या नाम लिख दिया, कंट्रोल लिख दिया। बाकी की जो 4 ट्यूब्स बचेंगी इकोलाई की, उस पे एक पे आप लिखो मार्क करोगे 10 मिनट्स, सेकंड पे आप लिखोगे 25 मिनट्स, थर्ड पे आप लिखोगे 35 मिनट्स, फोर्थ पे आप लिखोगे 45 मिनट्स। ठीक है, सब में ब्रॉथ भी है, इकोलाई का कल्चर भी है। कंट्रोल वाली को आपने जो है वाटर बाथ में नहीं डालना। ठीक है, वो आपने अलग ही रखनी है। बाकी जो 4 बच जाएंगे उन पे आपने मार्किंग करनी है 10, 25, 35 एंड 45 मिनट्स। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इन चारों ट्यूब्स को जिसके ऊपर आपने 10, 25, 35 और 45 लिखा है, इन चारों ट्यूब्स को आपने जो है वाटर बाथ में रख देना है। जब वाटर बाथ में रखोगे तब आपने उसका टाइम नोट करना शुरू करना है। टाइम कैसे नोट करना शुरू करोगे, जिसके ऊपर 10 मिनट्स लिखा हुआ है उसके लिए आपने 10 मिनट्स तक उसको वाटर बाथ में रखना है। ठीक है,
वो ट्यूब जो है 10 मिनट्स तक जो है आपकी वाटर बाथ में प्रेजेंट रहेगी। 10 मिनट्स के बाद उस ट्यूब को आप निकाल लोगे, ठीक है। फिर दूसरी जो ट्यूब होगी वो 25 मिनट्स तक जो है, नोट करते रहोगे टाइम, वो 25 मिनट्स तक जो है आपकी ट्यूब वाटर बाथ में रहेगी। 25 मिनट्स के बाद आप उस ट्यूब को भी निकाल लोगे। फिर नेक्स्ट आ जाती है 35 मिनट्स वाली, तो 35 मिनट्स वाली भी 35 मिनट के बाद जो है आप टाइम नोट करते रहोगे, ट्यूब निकाल लोगे। और फिर लास्ट होगी 45 मिनट्स वाली, ठीक है। ये करने के बाद क्या करोगे आप, इंक्यूबेटर में एक दिन के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स को रख दोगे। सारी ब्रॉथ जो भी होंगी, इकोलाई की भी ब्रॉथ सारी, कंट्रोल की भी, इकोलाई की कंट्रोल वाली भी, बाकी चारों जो ट्यूब्स होंगी वो सब भी आप इंक्यूबेटर में ग्रो जो है और ट्यूब्स को रख दोगे एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे आप आओगे तो आपने क्या करना होगा कि वो जो ट्यूब्स होंगी उनका ना कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि वो ऑर्गेनिजम्स जब हमने इकोलाई इस ब्रॉथ के अंदर इनोकुलेट किया था तो आपको बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रही होगी ब्रॉथ। एक दिन बाद जब आप आओगे तो क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिज्म ट्यूब्स के अंदर ग्रो हो चुका होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो क्लियर ब्रॉथ होती है वो अपना कलर चेंज कर लेती है या उसके अंदर कुछ ब्लरनेस आपको नजर आएगी। अब ये जो ब्लरनेस होगी उसको हम स्टडी करेंगे विद द फोटो कैलोरीमीटर से, ठीक है। रिकॉर्ड द रिजल्ट बाय विजुअल डिटर्मिनेशन ऑफ टर्बिडिटी ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। आप ट्यूब को ही जब देखोगे, कंट्रोल की ट्यूब देखोगे, कंट्रोल की जो ट्यूब होगी उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं था, हमने उसको तो वाटर बाथ में डाला ही नहीं था, तो वो फुली जो है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा प्लस उसकी टर्बिडिटी भी चेंज हो जाएगी, यानी उसके अंदर सबसे ज्यादा बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट हैं। फिर जो ट्यूब जिसके ऊपर 10 मिनट्स लिखा होगा उसके ऊपर उसको जब हम देखेंगे तो उसकी टर्बिडिटी कंट्रोल से कंपेयर करेंगे तो कम होगी। उससे आप ये कंपेयर कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें बैक्टीरियल सेल्स ग्रो हुए हैं लेकिन कुछ ग्रो हो सके कुछ ग्रो नहीं हो सके। क्यों नहीं ग्रो हो सके, क्योंकि वो जो 10 मिनट्स वाली ट्यूब थी उसको आपने 10 मिनट्स के लिए वाटर बाथ में रखा था। जब वाटर बाथ में रखा 10 मिनट्स के लिए तो कुछ हद तक बैक्टीरियल सेल्स जो है उसमें किल हो जाएंगे। फिर 25 वाली ट्यूब आप देखोगे तो उसकी जो टर्बिडिटी होगी वो भी आप चेक करोगे, कंपेयर करोगे कंट्रोल के साथ, तो उसकी भी बाकी कंट्रोल से और 10 मिनट्स वाली से और कम होगी, वो थोड़ी सी क्लियर होगी। फिर 35 वाली और 45 वाली ट्यूब को भी आप देखोगे तो उनमें भी आपको सेम डिफरेंस नजर आएगा। और ये डिफरेंस आपको अगर रीड करना होता है तो एक मटेरियल एक इक्विपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर में हम क्या करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन होता है इस सॉल्यूशन को हम एक ट्यूब में डाल के कैलोरीमीटर में इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है उसको मेजर कर लेते हैं। और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है कि ये जो कैलोरीमीटर होती है इसके अंदर व्हाइट लाइट होती है, ये लाइट जो है आपके सॉल्यूशन में से पास करती है और जो है ये जो है ओवरऑल सॉल्यूशन में कितने बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट है नहीं है या नहीं प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, उसको स्टडी करके ऑब्जर्व करके आपको एक रीडिंग दे देगी, ठीक है। जब वो आपको रीडिंग देगी वो रीडिंग आप रिकॉर्ड कर लोगे, आपको उससे जो है फर्क पता चल जाएगा कि इसमें इतने इतने सेल्स प्रेजेंट हैं। उससे आप जो है अपना ग्राफ बना लोगे और अपना रिजल्ट जो है एनालाइज करोगे। ठीक है, मॉइस्ट हीट जो है हम एक फिजिकल एजेंट यूज किया और उसका क्या इफेक्ट होगा बैक्टीरियल सेल्स पे, जिस तरह से उसकी ग्रोथ कम हो जाती है वो हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल है दैट इज इफेक्ट ऑफ डिसइंफेक्टेंट ऑन द बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। यानी कोई हम केमिकल एजेंट देखेंगे तो केमिकल एजेंट यूज करेंगे जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। कौन कौन से केमिकल एजेंट हम यूज कर सकते हैं। Process which eliminate vegetative form of pathogenic microorganism but does not assure removal of all organism like spores are known as disinfection. Disinfection ये disinfectant जो होता है वो सारे organisms की killing नहीं करता बल्कि growth stop कर देता है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि spores की killing नहीं हो रही।
केमिकल एजेंट दैट इज यूज्ड टू अचीव डिसइंफेक्शन इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। कोई अगर केमिकल यूज किया जा रहा है उसे हम डिसइंफेक्टेंट कहेंगे फॉर डिसइंफेक्शन। दे आर अप्लाइड on different objects. Chemical agent which can be used on the surface of living body in order to destroy them is called antiseptic. अगर वो केमिकल एजेंट आप स्किन पर यूज कर रहे हो तो उसको एंटीसेप्टिक कहेंगे, लेकिन अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे किसी सरफेस पे यूज किया जा रहा है तो आप उसको डिसइंफेक्टेंट कहोगे। दे आर लेस टॉक्सिक केमिकल एजेंट, therefore commonly used in medical field, cleaning of skin, wound of patients. तो इससे पहले भी हमने डिफरेंट केमिकल एजेंट्स स्टडी किए, ये यहाँ पूरा उनका एक चार्ट बना हुआ है। लाइक फिनोल्स की अगर बात की जाए तो फिनोल्स कहाँ यूज हो सकते हैं, फिनोल्स का क्या मोड ऑफ एक्शन है, डीनेचर प्रोटीन करते हैं, मेम्ब्रेन डिसरप्ट कर देते, सफोकेशन। They can be used as antiseptics in soap, lotion. फिनोल्स जो होते हैं, फिनोल्स जो है सोप, लोशन, बॉडी डिओड्रेंट्स और कॉस्मेटिक्स में प्रेजेंट होते हैं एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, जितना लो कंसंट्रेशन का होगा उतना बैक्टीरियो स्टैटिक इफेक्ट देगा। डिसइंफेक्टेंट फॉर लैब सरफेसेस भी यूज होता है। अल्कोहल की जाए तो अल्कोहल ज्यादातर लिपिड के मोड ऑफ एक्शन जो होता है लिपिड्स पे होता है, वो सॉलिबलाइज कर देते हैं लिपिड को और प्रोटीन को भी डीनेचर करते हैं। फिर अल्कोहल्स भी स्किन पर यूज किए जा सकते हैं तो वो एंटीसेप्टिक में आ जाएंगे। दे आर डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरिलेंट फॉर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अल्कोहल जो है वो स्टरलाइज भी करते हैं और डिसइंफेक्ट भी करते हैं। डिसइंफेक्ट का मतलब नंबर ऑफ माइक्रोब्स वो कम हो जाते हैं। क्लोरीन कंपाउंड्स की बात की जाए तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रोटीन्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, डेयरी और फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स के लिए हम क्लोरीन कंपाउंड्स यूज करते हैं, या फिर डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज में भी जो है क्लोरीन कंपाउंड या क्लोरीन यूज की जाती है ताकि बैक्टीरियल सेल्स की किलिंग की जा सके। क्लोरीन गैस अगेन ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है। आयनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन करते हैं और प्रोटीन डीनेचुरेशन करेंगे। अच्छा जी, और दे आर यूज एज एंटीसेप्टिक भी यूज हो सकते हैं, लाइक पायोडीन जो यूज होते हैं उसमें आयोडीन कंपाउंड्स होते हैं। डिसइंफेक्टेंट ऑफ फॉर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड लैब सरफेसेस। फॉर्मेल्डिहाइड पे आ जाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इज एन अल्कलाइटिंग एजेंट। 3 to 8% सॉल्यूशन में हम जो है 3 to 8% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। और अगर फॉर्मेलिन यूज हो रहा है तो इट इज यूज इन द वेपर फॉर्म टू स्टरलाइज डिफरेंट इक्विपमेंट्स सॉरी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा। इसमें बैक्टीरियल कल्चर चाहिए होगा, इकोलाई का ले लो या बैसिलस का कल्चर ले लो। ठीक है, ब्रॉथ में लेंगे 2 सेट ऑफ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ्स, अगेन 2 सेट लेंगे 5 ट्यूब का। ठीक है, ईच सेट शुड हैव 6 ट्यूब। ठीक है, 2 सेट्स लेंगे, हर सेट में 6 ट्यूब्स होनी चाहिए विथ 5 ml ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ उसमें यूज करेंगे। डिसइंफेक्टेंट कौन सा हम यूज करें, डिसइंफेक्टेंट हम यूज कोई भी एक डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। हम फिनोल भी यूज कर सकते हैं, फिनोल 2% वाला यूज कर लो, सिल्वर नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, इथेनॉल 70% यूज कर सकते हैं, या फिर आयोडीन या फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब ये डिफरेंट जो है केमिकल एजेंट है, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल इस प्रैक्टिकल में हम जो है इथेनॉल यूज करेंगे। इक्विपमेंट्स क्या है आपके पास, टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है, क्योंकि 2 सेट है चाहिए हमें टेस्ट ट्यूब के, तो हर सेट में 6 होनी चाहिए, तो हमें कितनी टोटल ट्यूब्स चाहिए होंगी, 12 ट्यूब्स चाहिए होंगी। उसमें 5 ml हर ट्यूब में 5 ml न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होगी। बंसन बर्नर चाहिए होगा, बर्नर हमें इसीलिए चाहिए ताकि कोई कंटेमिनेशन ना हो सके। स्टेराइल 1 ml और 5 ml पाइपेट्स चाहिए होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट डे सेशन क्या होगा, ट्रांसफर 5 ml ऑफ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन इनटू स्टेराइल ट्यूब्स। ठीक है, जो डिसइंफेक्टेंट होगा वो आप अपनी ट्यूब्स में ट्रांसफर कर दोगे यूजिंग ए स्टेराइल टेक्निक।
add 5.5 ml of E. coli culture in the disinfectant tubes. ठीक है, पहले आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब जो है उनमें आपने अपना डिसइंफेक्टेंट लाइक फॉर एग्जांपल एथेनॉल ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इकोलाई कल्चर ऐड कर दिया, मिक्स द कंटेंट इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द सेल यूनिफॉर्मली, नोट द टाइम इंटरवल, ठीक है। एट द टाइम ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। 6 ट्यूब्स है हमारे पास, 6 ट्यूब में जो है आपने 6 ट्यूब्स में एक ट्यूब में आपने, एक ट्यूब को आपने जो है 5 मिनट्स दिए, दूसरी ट्यूब को आपने जो है 10 मिनट्स दिए, 15 मिनट्स दिए और 25 मिनट्स दिए। फिर क्या करोगे कि उसमें से जो है आपने अपना जिन ट्यूब्स में आपने जो है अपना डिसइंफेक्टेंट और इकोलाई डाला था उन और उनके ऊपर मार्किंग कर दी थी 5, 10, 15, वहां से आप अपना कल्चर लोगे, वाइल्ड लूप कल्चर लोगे और उसको न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में डाल दोगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में डालने का मकसद क्या है, वहां बैक्टीरियल सेल की जो है ग्रोथ हो सके। ब्रॉथ में जब ट्रांसफर कर दोगे फिर क्या होगा कि नेम द एजेंट एंड टाइम एक्सपोजर ऑन ईच ट्यूब। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में आपने किया लाइक फॉर एग्जांपल एक ट्यूब जिसपे आपने 5 लिखा हुआ था, 5 मिनट्स के लिए आपने इकोलाई को एक्सपोज किया टू द एथेनॉल, उसके बाद आपने वहां से कल्चर लिया और उसको ब्रॉथ में डाल दिया, वहां पर भी आप लिख दोगे, उस ब्रॉथ में भी लिख दोगे 5 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो ट्यूब थी वो कौन सी थी, 10 ml 10 मिनट्स वाली, वहां से भी आपने 10 मिनट के बाद इकोलाई लिया वहां से उस ट्यूब से, और वो ट्यूब से लेकर आपने जो है उसको ट्रांसफर किसमें कर दिया, ब्रॉथ वाली, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ वाली ट्यूब में। फिर 20 मिनट्स वाली ट्यूब से लिया, 20 मिनट्स के बाद आपने क्या किया, इकोलाई का कल्चर लिया और उसको आपने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में डाल दिया। इस तरह करके सारी ट्यूब्स में आप अपना जो है ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर करोगे। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपने ये करना होगा कि वो जो आपकी ट्यूब्स थी उनको आप जो है इंक्यूबेटर में रख दोगे, इंक्यूबेटर में उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दोगे, ऑप्टिमम। और जो कंट्रोल एक ट्यूब आप ऐसे रखोगे जिसमें आप जिसको आपने कंट्रोल की ट्यूब रखना है। कंट्रोल की ट्यूब अक्सर हम क्यों यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए रिजल्ट्स को, ठीक है। अब ये जो कंट्रोल वाली ट्यूब होगी उसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होगा और इकोलाई का कल्चर होगा। इकोलाई का कल्चर जो है हमने उसमें कोई इथेनॉल से उसको एक्सपोज नहीं किया होगा, ठीक है। बाकी जो दूसरी थी उनमें हमने 5, 10, 25 या 20 मिनट्स के लिए इकोलाई को एक्सपोज किया, लेकिन कंट्रोल की जो ट्यूब होगी उसमें हम इकोलाई को किसी भी डिसइंफेक्टेंट से एक्सपोज नहीं करेंगे। इंक्यूबेट करेंगे एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 डे। नेक्स्ट डे आकर अगेन वैसे ही रिजल्ट नोट करने, ठीक है। जो आपकी कंट्रोल की ट्यूब होगी उसके अंदर आपको हैवी ग्रोथ नजर आ रही होगी, अगेन उसको भी स्टडी करने के लिए आप जो हो कैलोरीमीटर यूज कर सकते हो, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो होगी उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, ऐसी ट्यूब जिसमें आपको हैवी ग्रोथ नजर आ जाएगी आप उसको ट्रिपल प्लस का नाम दे दोगे। यानी ट्रिपल प्लस का मतलब है एबेंडेंट ग्रोथ है, जिसमें आपको कम ग्रोथ नजर आ रही होगी उसको डबल प्लस दे दोगे या सिंगल प्लस दे दोगे। जिसमें आपको कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही होगी वो आप 0 दे दोगे। इसी तरह से आपने सबकी जो है ग्रोथ नोट करनी है और जो है रिजल्ट रिकॉर्ड करना है, ठीक है।